नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार का सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हित में लिया गया निर्णय। सीआईएससीई ने भी इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द की। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी, स्वस्थ होने की दर 92.09% हुई। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 21 करोड़ 83 लाख से अधिक खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं का डिजिटल संस्करण शुरू किया। केंद्र ने कोविड महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए नई व्यवस्था शुरू की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रियों ने वैश्विक प्रशासन को अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और ज्यादा भागीदार बनाने का आह्वान किया। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं फरहत नाज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सीबीएसई नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के कदम उठाएगा। जो विद्यार्थी पिछले साल की तरह परीक्षा देने के इच्छुक हैं, सीबीएसई उन्हें उचित माहौल होने पर विकल्प उपलब्ध कराएगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कोविड-19 से शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुआ है और बोर्ड परीक्षा के मुद्दों पर छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों में चिंता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तनाव भरी स्थिति में छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। CISCE ने एक बयान में कहा कि देश में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। CISCE का कहना है कि उसके लिए छात्रों, शिक्षण संकाय और सभी हितधारकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा परिणाम के लिए एक क्रियाविधि विकसित की जाएगी, जिसमें स्कूल द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा भी शामिल होगी। CISCE ने कहा है कि समय आने पर स्कूल को इस क्रियाविधि के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद यदि कुछ उम्मीदवार उन्हें दिए गए अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो CISCE परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल होने पर ऐसे उम्मीदवारों को 12वीं की परीक्षा लिखने का विकल्प देगा। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता खत्म करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब ये 92% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और संक्रमण दर कम हो रही है। जहां 3 मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7%, वह बढ़ते बढ़ते अब 92% हो गई है। 55 दिनों में बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है और 32 स्टेट ऐसी हैं जहां पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेज रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है।
संयुक्त सचिव ने कहा कि संक्रमण की जल्द पहचान के लिए देश में कोविड जांच सुविधा बढ़ाई गई है। करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां पिछले 2 हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण दर में कमी के बावजूद लोगों को कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप। हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल को अवॉइड करें और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें। नीति आयोग में सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदल देता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन बच्चों में कोविड संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। श्री पॉल ने कहा कि बच्चों में अक्सर कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की कम जरूरत पड़ती है। हालांकि ऐसा संभव है कि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े। उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों में कोविड का प्रसार रोकने के सभी प्रबंध किए जाएंगे और सभी कदम उठाए जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नजर रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली और जो भी साइंस अब अवेलेबल है उस सबको देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पैंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। डॉक्टर पॉल ने कोविशील्ड वैक्सीन की केवल 1 खुराक ही देने के दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि 2 डोज दिए जाने की मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोविशील्ड का भारत का 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद। यही शेड्यूल लेके हम अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। हम सब ने इन 2 वैक्सीन की 2 डोजेज लेनी है। वैक्सीन के मिश्रण के बारे में श्री पॉल ने कहा कि इस बारे में कई देशों में वैज्ञानिक शोध चल रहा है। उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीन से संबंधित मौजूदा मानकों का पालन करने की सलाह दी। टिल देन देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल साफ है। कोवैक्सीन मिला है आज तो अगली बार भी आपको कोवैक्सीन लेना है। कोविशील्ड आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड होगी। दिस इज अवर एसओपी। प्लीज स्टिक टू दिस। कोई नई चीज अब आएगी, फैसला सिस्टमैटिकली किया जाएगा। इसी मन से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोविशील्ड की 2 डोज, कोवैक्सीन की 2 डोज और मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन इज नॉट अ प्रोटोकॉल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण दर नीचे आ रही है वहां चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए। श्री भार्गव ने बताया कि लॉकडाउन हटाने का निर्णय 3 आधार संक्रमण दर में कमी, टीकाकरण और कोविड मानकों के पालन पर निर्भर होना चाहिए। प्रोफेसर भार्गव ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष के अंत तक देश के सभी पात्र लोगों को टीका लग जाएगा। देश में अब तक कोविड से बचाव के 21 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 98 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 68 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अग्रिम पंक्ति के 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की पहली खुराक और 85 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की दूसरी खुराक ली है।
कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में कोविड वैक्सीन एक महत्वपूर्ण हथियार है। 137वें दिन कल देश भर में 22,08,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से करीब 19 लाख लोगों को टीके की पहली डोज और 2,63,000 को दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 9,50,000 से अधिक लोगों को कल पहली खुराक दी गई। इस आयु वर्ग में अब तक 2,13,00,000 से अधिक लोगों को कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और राजस्थान में 18 से 44 वर्ष की आयु के 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से जारी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमण के इलाज में काम आने वाली दवा 2DG के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संगठन ने कहा है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत इस दवा को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। कोरोना मरीजों के इलाज में एक सहायक दवा के रूप में 2DG दवा के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई। अनियंत्रित मधुमेह, हृदय रोग, यकृत और गुर्दे संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ये दवा बहुत ही सावधानी से देनी होगी, क्योंकि ऐसे मरीजों पर इस दवा के प्रभाव का अध्ययन अभी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन 1 महीने से भी कम समय में लगभग 260% बढ़ा दिया है। इससे देश में मांग और आपूर्ति में संतुलन बन गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि सरकार कोविड के निदान में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की उपलब्धता की लगातार समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के उत्पादन, आपूर्ति और भंडारण की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जा रही है। इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाया गया है और मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कोविड महामारी से निपटने में भारत की मदद के लिए विदेशों से सहायता उपकरण और दवाइयां लगातार आ रही हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि आइसलैंड से 15 वेंटिलेटरों और 12,000 फेविपिराविर टैबलेट की खेप आज सुबह भारत पहुंची। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए चीन की सिनोवैक कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि सिनोवैक वैक्सीन को सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्राप्त करने वाला ये 8वां टीका है। वैक्सीन का निर्माण बीजिंग स्थित दवा कंपनी सिनोवैक द्वारा किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल ने एक बयान में कहा कि उसने 18 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए सिनोवैक के टीके की सिफारिश की है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461010007। आरोग्य सेतु ऐप पर टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने के लिए आरोग्य सेतु ने एक फीचर शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि कोविन पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर के माध्यम से टीकाकरण की स्थिति को अपडेट किया जा सकता है। जिन लोगों को दोनों टीके लगा दिए गए हैं, उनमें दूसरी खुराक के 14 दिन बाद आरोग्य सेतु लोगो पर डबल ब्लू टिक के साथ ऐप के होम पेज पर ब्लू शील्ड मिलेगी। ये कोविन पोर्टल से टीकाकरण की स्थिति के सत्यापन के बाद किया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार का सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हित में लिया गया निर्णय। सीआईएससीई ने भी इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द की।
देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी, स्वस्थ होने की दर 92.09% हुई। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 21 करोड़ 83 लाख से अधिक खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं का डिजिटल संस्करण शुरू किया। केंद्र ने कोविड महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए नई व्यवस्था शुरू की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रियों ने वैश्विक प्रशासन को अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और ज्यादा भागीदार बनाने का आह्वान किया और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन राफेल नाडाल ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए नई प्रणाली शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नई प्रक्रिया में बीमा दावे की प्रक्रिया राज्य सरकार में जिलाधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर दावे का निपटान कर देगी। नई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना पिछले वर्ष मार्च में शुरू की गई थी और इसके तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। सरकार ने अग्रिम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा है। इस वर्ष 24 अप्रैल से ही इस बीमा योजना को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया है ताकि इन कर्मियों के आश्रितों को बीमा के दायरे में लाया जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कोविड के नए मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, इसलिए 64 जिलों में कोविड कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर जिले भी अब उन जिलों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जहां कुल सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 600 से कम है और जहां कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। प्रदेश के 64 जिलों में अब दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं बाकी के 11 जिलों में कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा और रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। जिन 11 जिलों में कोई भी छूट नहीं दी गई है उनमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और झांसी शामिल हैं। इस बीच राज्य में 32,000 सक्रिय मामले ही बचे हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97% पहुंच गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में लॉकडाउन में ढील के साथ आज से कई व्यावसायिक गतिविधियां फिर शुरू हो रही हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन जिलों में कोविड पॉजिटिविटी दर 10% से कम है, वहां सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आने के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों को इस छूट का लाभ मिल सकेगा। गुजरात में कल 1,561 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 4,869 मरीज स्वस्थ हुए। एक रिपोर्ट। गुजरात में अब तक 7,71,860 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.21% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 256 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि वडोदरा और सूरत में प्रत्येक में 172 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 22 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 29,015 सक्रिय मामले हैं। इस बीच गुजरात में कल 1,96,793 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में कल 1,078 लोगों में कोविड संक्रमण पाया गया और 45 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल 4,120 कोविड संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश की साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी दर 2.2% है, वहीं रिकवरी दर 96.4% है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 20,303 है। इंदौर में 3,406 जबकि भोपाल में 5,328 सक्रिय मामले हैं। अलीराजपुर जिले में कोई भी नया मामला नहीं आया है, जबकि कटनी, खंडवा और मंडला जिलों में एक कोविड पॉजिटिव मामला कल सामने आया है। इस बीच मंगलवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोपाल में बाजार खुलने लगे हैं। हालांकि बाजारों को केवल किराना, दवाओं, स्टेशनरी की दुकानों के साथ ही रेस्टोरेंट्स में टेक अवे सुविधा की अनुमति है। शहर के बाजार क्रमवार धीरे धीरे खोले जाएंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस, राष्ट्रीय आरोग्य निधि आरएएन और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान एचएमडीजी की अम्ब्रेला योजनाओं को एनएचए के मंच पर लॉन्च किया गया है, जिससे वो कैशलेस, पेपरलेस और नागरिक केंद्रित हो गई हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये पहल पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बनाकर इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध वितरण में सक्षम बनाएंगी। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने आम सहमति पर आधारित जुड़ाव का अपना अनूठा मॉडल विकसित किया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का सामूहिक प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि वैश्विक निर्णयों में समकालीन वास्तविकताएं प्रतिबिंबित हों। विदेश मंत्री ने कहा कि समूह सभी देशों के हितों तथा चिंताओं के पारस्परिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रांको फांका, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नालिंडे मंदिसा पेंडोर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार तथा इसे मजबूत करने के बारे में ब्रिक्स संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान स्वीकृत किया और जारी किया। विदेश मंत्रियों ने वैश्विक प्रशासन को अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और ज्यादा भागीदार बनाने का आह्वान किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बसों को निशाना बनाकर किए गए 2 विस्फोटों में कम से कम 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। काबुल के सरे-करीज इलाके में अहलोल लबेत मस्जिद के पास शाम 2 धमाके हुए। अभी तक किसी आतंकी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान में हाल के सप्ताहों में हिंसा की घटनाओं में तेजी आई है। ये उस समय हो रहा है जब अमेरिका सैनिकों की वापसी हो रही है और जो 11 सितंबर तक पूरी होनी है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन स्पेन के राफेल नाडाल ने रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त नाडाल ने पहले दौर के मैच में 63वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपेरिन को पराजित किया। दूसरे दौर में नाडाल का मुकाबला फ्रांस के रिचर्ड गास्केट से होगा। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भी 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश करते हुए अमेरिका के टेनिस सैंड्रेन को पहले दौर में पराजित किया। इससे पहले स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्टोबिन को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को इस महीने की 28 तारीख तक का समय दिया है कि वो भारत में पुरुषों के 2020 विश्व कप की मेजबानी करेगा या नहीं। आईसीसी ने इस बात की भी पुष्टि की कि बीसीसीआई इस आयोजन का मेजबान बना रहेगा, चाहे वो आयोजन कहीं भी हो। इस साल अक्टूबर-नवंबर में 2020 विश्व कप होना है। तेलंगाना आज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस अवसर पर राज्य की जनता को बधाई दी है। स्थापना दिवस समारोह कोविड मानकों का पालन करते हुए सभी जिलों और राजधानी हैदराबाद में आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री दिन में तेलंगाना शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और मंत्री जिलों में सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हालांकि प्रत्येक समारोह कार्यक्रम में केवल 10 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने एक संदेश में कहा है कि राज्य ने पिछले 7 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और स्थिरता की मजबूत आधारशिला उपलब्ध कराई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। फरहत कोरोना के मद्देनजर सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द, जनसत्ता सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्रों के हित में फैसला। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को प्रकाशित किया है, बच्चों तुम्हारी जिंदगी अनमोल है, इम्तिहान नहीं। लोकसत्ते की सुर्खी है, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द, इच्छुक छात्रों को मिलेगा परीक्षा का मौका। कोरोना की मार शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, 1742 मासूम हुए यतीम, सबसे ज्यादा एमपी में।
हिंदुस्तान ने भी अनाथ बच्चों की मदद कर रहे लोगों के बारे में खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, हीरे की अंगूठी, घड़ियां नीलाम कर रहे ताकि अनाथ बच्चों की मदद हो। एम्स के डॉक्टर चित्रकार से लेकर चालक तक सहयोग करने आगे आए। दैनिक भास्कर लिखता है, कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कोर्ट को ऐसे बच्चों की संख्या बताई। मौसम विभाग द्वारा मानसून का संकेत कई अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, अच्छे मानसून की उम्मीद, कृषि को मिलेगी मदद। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली, यूपी में जोरदार मानसूनी बारिश के आसार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, मध्य भारत में इस बार झमाझम बारिश। दिल्ली में सेंचुरी की राह पर पेट्रोल, डीजल भी भड़का। पंजाब केसरी की सुर्खी है। हरिभूमि लिखता है, पेट्रोल में की बिक्री मई में गिरकर 17.9 लाख टन रह गई। आसमान से गुजर गया एफिल टावर से बड़ा एस्टेरॉयड। अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 72 लाख किलोमीटर करीब पहुंच गया था पृथ्वी के। मछली ने बदली मछुआरे की किस्मत, 72 लाख में बिक्री। हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, यूरोप और चीन में क्रोकर मछली की भारी मांग। इको फ्रेंडली तरीके से फतेह हुआ माउंट एवरेस्ट। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, हर्षवर्धन ने प्लास्टिक से रखी दूरी, मोबाइल सोलर पैन का किया इस्तेमाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हित में लिया गया निर्णय। सीआईएससीई ने भी इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द की। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी, स्वस्थ होने की दर 92.09% हुई। देश में अब तक कोविड से बचाव के 21 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं का डिजिटल संस्करण शुरू किया। केंद्र ने कोविड महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए नई व्यवस्था शुरू की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रियों ने वैश्विक प्रशासन को अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और ज्यादा भागीदार बनाने का आह्वान किया। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।